Hello everyone, welcome back to our new video, Cold War Part 7. My name is Harsh Singh. I'm a student of Shivaji College, University of Delhi, of 3rd year, 6th semester of BA program with subject combination History and Political Science. This video is actually the continuation of our previous video in which we discussed about the various phases of the Cold War. In this video, we will be discussing about two more important points, which is Afghanistan crisis and Data Into, which are directly related to the Cold War. So without any further delay, let's start the video. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अफ़गानिस्तान क्राइसिस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में, ये एक्चुअली पिछली ही वीडियो की हमारी कंटिन्यूएशन है, हमने हमारी लास्ट वीडियो में जो फेसेस थे कोल्ड वॉर के उनके बारे में डिस्कस किया था एंड वी एंडेड ऑन द लास्ट फेस ऑफ द कोल्ड वॉर एंड नाउ विल बी कंटिन्यूइंग विद द अफ़गानिस्तान क्राइसिस। अफ़गानिस्तान क्राइसिस जो एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम घटना थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे एक और पॉइंट है जो कि और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान क्राइसिस ये कोल्ड वॉर पीरियड का ही सब जितनी भी चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, ये सारी कोल्ड वॉर पीरियड से रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, कोल्ड वॉर पीरियड की ही हैं। तो अफ़गानिस्तान क्राइसिस, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन द 19th सेंचुरी में अफ़गानिस्तान जो था वो एक बैटल ग्राउंड बन चुका था, युद्ध का क्षेत्र बन चुका था, क्योंकि इट वाज़ इन द राइवलरी बिटवीन इम्पीरियल ब्रिटेन एंड ज़ारिस्ट रशिया। ये इम्पीरियल ब्रिटेन और ज़ारिस्ट रशिया, उस टाइम पे रशिया में ज़ार जो थे उनका रूल चलता था। तो जो इम्पीरियल ब्रिटेन था और ज़ारिस्ट जो रशिया था, उसके बीच के युद्ध में जो अफ़गानिस्तान था वो फंस चुका था और अफ़गानिस्तान एक बैटल ग्राउंड बन चुका था इन दोनों ही देशों के लिए। वो कंट्रोल ओवर द सेंट्रल एशिया के कंट्रोल को पाने के लिए वो ये दोनों ही देश लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए। ये थ्री एंग्लो अफ़गान वॉर्स जो हैं इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं 1839 टू 1878 टू 1880 एंड 1919 में। ये जो वॉर्स थे दे वर फॉट एंड एंडेड इनकंक्लूसिवली, इसका कोई डिसीजन हमें देखने को नहीं मिला। इन 1893 ब्रिटेन जो था उसने स्टैब्लिश कर दिया एक अनऑफिशियल बॉर्डर, जिसको हम दुरंद लाइन कहते हैं, जो कि सेपरेट करता था अफगानिस्तान को ब्रिटिश इंडिया से, सेपरेट कर देती थी ये लाइन। 1919 में लंदन ने ग्रांट कर दिया फुल इंडिपेंडेंस को अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को लंदन के द्वारा 1919 में फुल इंडिपेंडेंस दे दी गई। अब्दुल रहमान खान जो थे, जिनको हम आयरन आमिर के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने इसको इसीलिए हाईलाइट किया है, इसको ध्यान दीजिएगा। आयरन आमिर के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल रहमान खान जो हैं उन्हीं को आयरन आमिर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने फाउंड किया एक कॉन्सोलिडेट भी किया मॉडर्न स्टेट इन अफ़गानिस्तान। एक नया राज्य की उन्होंने शुरुआत की अफ़गानिस्तान में। लीडर इमर अब्दुल्लाह जो थे, उन्होंने अफ़गान मोनार्की की फिर शुरुआत कर दी वहाँ पर 1926 में। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, किंग मोहम्मद ज़ाहिर शाह जो थे अफगानिस्तान की, ही डेवलप्ड क्लोज टाइज विद द सोवियत यूनियन। उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ काफ़ी क्लोज टाइज जो थे अपने वो क्रिएट किए। उन्होंने कैसे क्रिएट किए? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था जो एक बहुत ही एक्सटेंसिव इकोनॉमिक असिस्टेंस जो उन्हें मॉस्को से मिल रहा था। मॉस्को क्या है? अगेन यूएसएसआर की जो राजधानी है मॉस्को, यानी कि यूएसएसआर की तरफ से ही जो उनको बड़े पैमाने पे एक इकोनॉमिक असिस्टेंस जो एड प्रोवाइड की जा रही थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो एक तरीके से उन्होंने क्लोज टाइज ही उनके क्रिएट हो चुके थे यूएसएसआर के साथ। ही वॉज डिपोज्ड इन 1973 बाय हिज कज़न मोहम्मद दाऊद। एंड अब क्या हो रहा था, उसने जो मोहम्मद दाऊद हैं उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया एक रिपब्लिक है ये, आज से अफगानिस्तान अब एक रिपब्लिक हो चुका है। उन्होंने ये प्रोक्लेम किया। दाऊद जो थे उनको भी एक कूप में मार दिया गया। ही वॉज किल्ड इन 1978। देन जो नूर तराकी जो थे उन्होंने टुक ओवर कर लिया बाय सेटिंग अप ए मार्क्सिस्ट रिजीम। उन्होंने अफगानिस्तान में मार्क्सिस्ट रिजीम जो है वो क्रिएट कर दिया। और इन टर्न ही वाज एग्जीक्यूटेड इन सितंबर 1979। उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया 1979 में, सितंबर में। एंड हफिजुल्लाह अमीन जो थे उनको फिर दिसंबर में 1979 में उनको भी मार दिया गया। एज द सोवियत जो थे उन्होंने लॉन्च कर दिया था एक फुल स्केल इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया था, अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया था। और उन्होंने वहाँ पे बराक करमाल की जो प्रेसिडेंट उनको है, उनको वहाँ पे बना दिया और उनकी गवर्नमेंट जो है क्रिएट कर दी। थर्ड पॉइंट की तरफ अब हम बढ़ते हैं अफगानिस्तान क्राइसिस के। जो सोवियत था और जो सोवियत बैक्ड अफगान गवर्नमेंट थी, वर मैट विद फायर्स पॉपुलर रेजिस्टेंस। उनको बहुत ही ज़्यादा एक जन आक्रोश देखने को मिला। गुरिल्ला फोर्सेस जो थे, वो अपने आप को, अफगानिस्तान जो गुरिल्ला फोर्सेस थे इनके अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा बैक्ड थी,
उसके खिलाफ गुरिल्ला फोर्सेस वहाँ की जो थी वो खुद को जो कि मुजाहिदीन कहती थी, या जो कि प्लेज कर रही थी उस टाइम पे कि जिहाद है या फिर ये एक होली वॉर है, ताकि वो एक्सपेल कर सके इन्वेडर्स को, यानी कि जो बाहरी विदेशी आक्रमण हैं उनको भगा दें। इसलिए वो ये वॉर क्रिएट कर रहे थे। इनिशियली जो मुजाहिदीन फोर्सेस थी वो आउटडेटेड वेपन्स थे उनके पास, काफ़ी ज़्यादा वो पुराने हथियार से लड़ रहे थे। लेटर इट गेन द अटेंशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो ध्यान है इस वॉर पर जाता है, और उसको अटेंशन मिलता है कोल्ड वॉर में स्ट्रेटजी के तौर पे वो अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इस चीज़ को अमेरिका यूज़ करता है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे अमेरिका का रोल इंपॉर्टेंट हो रहा है। अमेरिका जो है पाकिस्तान की हेल्प के ज़रिए वाशिंगटन जो है, यानी कि अमेरिका जो है वो सोफिस्टिकेटेड आर्म्स जो हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलप्ड जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो हैं वो प्रोवाइड करना शुरू कर देता है मुजाहिदीन रेजिस्टेंस को। मॉस्को की ट्रूप्स जो थी उनको जल्दी ही हरा दिया गया, उनको स्टेप वो रन डाउन कर दिया गया, उनको हटा दिया गया बाय द डिटरमाइंड अफ़गान फाइटर्स। जो अफ़गान फाइटर्स थे उनके द्वारा हटा दिया गया। जो कॉन्फ्लिक्ट था वो लार्जली एक स्टेलमेट में चला गया। स्टेलमेट यानी कि जिसका जहाँ जो है वो वहीं रुक गया था। विद सोवियत फोर्सेस जो थी वो अर्बन एरियाज़ को कंट्रोल करने लग गई थी सोवियत फोर्सेस, और जो अफ़गान मुजाहिदीन गुरिल्लास थे वो फेयरली साथ में फ्रीली वो माउंटेनियस जो रीजन था अफ़गानिस्तान का उसको कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि जो जहाँ पे जितने पे आउट हुआ रुका वो वहीं से उतना अपना हिस्सा कंट्रोल करने लगा। 1986 में करमाल जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था एंड ही वॉज रिप्लेस्ड बाय मोहम्मद नजीबुल्लाह। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1988 में सोवियत यूनियन जो था, अप्रैल 1988 में सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो थे उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा दे कॉल्ड फॉर एन एंड टू आउटसाइड एड टू द वॉरिंग फैक्शंस, यानी कि वॉरिंग फैक्शंस जो हैं उनको वो आउटसाइड एड नहीं देंगे। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर साइन किया, यानी कि जो दो देश लड़ रहे हैं आपस में उनकी जो है वो आउटसाइड एड जो है उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इन रिटर्न इन फरवरी 1988 जो प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो सोवियत ट्रूप्स को विदड्रॉ कर रहे हैं, जो कि उन्होंने करके भी दिखाया, लेकिन एक साल बाद उन्होंने उस चीज़ को कंप्लीट किया। अगले मतलब 1989 में ये चीज़ हुई। जो डिस्परेट गुरिल्ला फोर्सेस थी दैट हैड ट्रियम्फ्ड अर्लियर नाउ प्रूव्ड अनेबल टू यूनाइट। अब जो पहले ये जो गुरिल्ला फोर्सेस थी जो अफगानिस्तान में लड़ रही थी कि हाँ हम इन्वेडर्स को हरा देंगे, भगा देंगे, और ये जो फोर्सेस थी तब तो उन्होंने एकता के साथ लड़ाई लड़ी अपनी, लेकिन अब ये चीज़ यहाँ पर देखने को इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर ये जो गुरिल्ला फोर्सेस थी अब इनके अंदर पहले की तरह कोई भी यूनिटी नहीं थी। वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे थे। एंड जो अफगानिस्तान का जो पूरा एरिया था इट वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्फीयर्स ऑफ कंट्रोल, यानी कि जिसकी जो ग्रुप थे और जिस ग्रुप का जहाँ पावर था उन गुरिल्ला फोर्सेस में भी ग्रुप जो थे वो बन गए थे, फैक्शंस क्रिएट हो गए थे। दे वर अनेबल टू यूनाइट। सो अब क्या हो रहा था, जिस ग्रुप का जहाँ जिस अफगानिस्तान के एरिया में अपना स्फीयर ऑफ कंट्रोल था वो वहीं पे उस चीज़ को रूल करने लग गया। एंड सो एज ए रिजल्ट हम देखते हैं कि अफगानिस्तान बिकेम डिवाइडेड इनटू सेवरल स्फीयर्स ऑफ कंट्रोल। अलग अलग स्फीयर्स ऑफ कंट्रोल हमें अफगानिस्तान में देखने को मिले गुरिल्ला फोर्सेस की यूनिटी ना होने की वजह से। दीज पॉलिटिकल डिविजन्स जो हैं, ये जो पॉलिटिकल डिविजन्स हुए, इन्होंने बाद में तालिबान जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने स्टेज सेट कर दिया था। इन्हीं ये जो डिविजन्स हुए, अलग अलग फैक्शंस देखने को मिले, इन्हीं फैक्शंस का फ़ायदा उठा के तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने आती है। और तालिबान जो है लेटर डिकेड में हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर के बाद लेटर डिकेड्स में तालिबान जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सामने सर उठाकर आती है। अब हम बढ़ते हैं अफ़गानिस्तान क्राइसिस से D10 2 की तरफ, यानी कि D10 2 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। D10 2 जो है उसको दोबारा से मोमेंटम जो है मिलने लगा, यानी कि एक शांति की जो एक टाइम पीरियड था वो दोबारा से उस चीज़ को मोमेंटम मिलने लगा। थैंक्स कहा जा रहा है यहाँ पर डिटर्मिनेशन को जो न्यू सोवियत लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव को। क्यों? ही हैड समिट मीटिंग्स विद US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन एंड प्रपोज्ड ए 15-year टाइम टेबल फॉर ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम अर्थ। क्योंकि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट के साथ काफ़ी कुछ मीटिंग्स की थी और उनके अंदर रोनाल्ड रीगन के साथ मीटिंग करके उन्होंने ये प्रपोज़ किया, एक 15 ईयर का पूरा टाइम टेबल उन्होंने गोर्बाचेव ने प्रपोज़ किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप जो है धरती से न्यूक्लियर वेपन्स का ही एलिमिनेशन कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनको ख़त्म कर देंगे।
जो अमेरिकन थे दे रिस्पॉन्डेड टू सम एक्सटेंट, उन्होंने कुछ हद तक रिस्पॉन्स किया इस चीज़ के लिए, दो दे वर नॉट गो एज फार एज गॉर्बाचेव, वो उतने ज़्यादा उस चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं थे जितने गॉर्बाचेव दिख रहे थे। इन वाशिंगटन 1987 की बात है ये। नेवरदलेस जो आईएनएफ ट्रीटी थी, यहाँ पे हाईलाइट मैंने इसे किया है इसीलिए आईएनएफ ट्रीटी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईएनएफ ट्रीटी वाज एन इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन न्यूक्लियर आर्म्स रेस। न्यूक्लियर आर्म्स रेस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आईएनएफ ट्रीटी जो है उस न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो चल रही थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट का काम करती है, सिंस इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एनी न्यूक्लियर वेपन्स वर डिस्ट्रॉयड। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। दूसरे पॉइंट की तरफ अब हम बढ़ते हैं। वैन गोर्बाचेव टुक ऑफिस, जब गोर्बाचेव ने अपना ऑफिस संभाला था, ही रैपिडली डिसाइडेड टू रिड्यूस सोवियत कमिटमेंट्स अब्रोड। उन्होंने जो भी मतलब सोवियत रशिया के उस टाइम पे बाहर जितने भी अदर कंट्रीज़ के साथ उनके जो भी कमिटमेंट्स थे, उन्होंने इन चीज़ों को घटाना शुरू किया, कम करना शुरू किया। एंड बाय अक्टूबर 1985 ही हैड डिसाइडेड इन प्रिंसिपल टू पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान। और अक्टूबर 1985 में उन्होंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अब वो अफ़गानिस्तान में नहीं टिकेंगे और अफ़गानिस्तान से बाहर निकल जाएँगे। उन्होंने अपने आप को अफ़गानिस्तान से अलग कर दिया, बाहर निकाल लिया उन्होंने अपनी आर्मी को भी। गोर्बाचेव और रेगन जो थे दे हेल्ड 4 समिट मीटिंग्स, उन्होंने 4 मीटिंग्स की, 4 समिट मीटिंग्स की व्हिच ड्रू वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी। मतलब उन 4 समिट मीटिंग्स के जो 4 समिट मीटिंग्स हुई, उनको वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी देखने को मिली। दोनों ही कंट्रीज़ जो थीं दे आल्सो प्लेज्ड टू स्ट्राइव फॉर ए ट्रीटी ऑफ स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन। उन्होंने स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन की जो एक ट्रीटी थी, यानी कि स्टार्ट जो थी उसको शुरुआत की थी, उसको भी साइन करने की बात कही थी, एग्री करने की बात कही थी, एंड अग्रीड टू गिव एडवांस नोटिस अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सी एंड ग्राउंड मिसाइल्स टेस्ट्स एंड होल्ड जॉइंट वेरिफिकेशन ऑफ द टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इस ट्रीटी के तहत उन्होंने ये अग्री किया एक दूसरे के साथ कि जब भी कोई भी वो लॉन्च करेंगे किसी भी इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज सी या फिर ग्राउंड मिसाइल को टेस्ट करेंगे, तो वो पहले एक जॉइंट वेरिफिकेशन निकालेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर एक जॉइंट वेरिफिकेशन जो है उसको पब्लिक करेंगे कि वो टेस्टिंग कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, उसके बाद ही उस चीज़ को किया जाएगा। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फर्दर जो प्रोग्रेस थी इट वाज मेड एट वाशिंगटन समिट ऑफ 1990। 1990 में भी प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है बिटवीन प्रेसिडेंट बुश और जो प्रेसिडेंट गोर्बाचेव थे, दोनों के बीच में। एंड टू पावर्स कंक्लूडेड इन नंबर ऑफ अग्रीमेंट्स ऑन न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियर, केमिकल और कन्वेंशनल आर्म्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स जो थे दोनों ही देशों के बीच द्वारा किए गए 1990 में। और दे ऑल्सो अग्रीड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी थी, स्टार्ट वन जो था, यानी कि उसके काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर दोनों ने अग्री भी किया, विच वॉज फाइनली साइंड ऑन 31 जुलाई 1991। 31 जुलाई 1991, 31 जुलाई 1991 को उन्होंने दोनों ही देशों के प्रेसिडेंट्स ने इस ट्रीटी को साइन कर दिया। अंडर दिस ट्रीटी द टू सुपर पावर्स अग्रीड टू इफेक्ट। और दोनों ही जो सुपर पावर्स थी इस ट्रीटी के तहत उन्होंने इस चीज़ ये जो प्रिंसिपल्स थे इस ट्रीटी के अंदर उनको मानने के लिए हामी भर दी। रिडक्शन इन डिफाइंड स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि किन चीज़ों को मानने के लिए उन्होंने हाँ कहा था कि वो जो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स हैं 7 पीरियड्स के अंदर, यानी कि 7 साल के अंदर, 7 ईयर जो पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर वो लोग ये जो आर्म्स हैं जो हैं उनको ऑफेंसिव आर्म्स, यानी कि जो हैं जो कि स्पेशली न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं उनका जो है रिडक्शन करेंगे, उनमें कमी लाएंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, ख़त्म करेंगे। दे ऑल्सो अग्रीड ऑन कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन प्रोसीजर इंक्लूडिंग ऑन साइट इंस्पेक्शन, शॉर्ट नोटिस इंस्पेक्शन एंड सस्पेक्ट साइट इंस्पेक्शन। इन 3 चीज़ों के लिए भी उन्होंने अग्री किया, जिसके अंदर उन्होंने कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन प्रोसीजर, यानी कि सर्टिफिकेशन प्रोसीजर जो है उसको भी काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स रखने के लिए उन्होंने अग्री किया। किसी भी स्ट्रेटेजिक आर्म के लिए उसको सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसे काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स करने के लिए उन्होंने भी अग्री किया। जो साइट इंस्पेक्शन के लिए एक दूसरे की उसके लिए भी उन्होंने अग्री किया। शॉर्ट नोटिस इंस्पेक्शंस के लिए भी उन्होंने अग्री किया। और जो सस्पेक्ट जो साइट इंस्पेक्शन होता है उसके लिए भी उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अग्री किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। तो अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। दस ग्रेजुअली जो है जो द ट्रेडिशनल जो टेंशन्स थी बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, गिव वे टू कोऑपरेशन एंड आइडियोलॉजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस बिटवीन द टू टेंडेड टू डिसअपीयर। यानी कि
ये जो चीज़ें घटनाएँ हुईं, इनकी वजह से क्या हुआ, ट्रेडिशनल टेंशन जो एक काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, यूनियन जो था सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ये था, जो सोवियत रशिया था और जो यूनाइटेड स्टेट्स था, इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे समय से जो टेंशन्स चली आ रही थी, उसको भी कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक आइडियोलॉजिकल और सोशल डिफरेंसेस जो थे, जो जिनके ऊपर दोनों देश तुले हुए थे, वो भी डिसअपीयर होने लगे इन चीज़ों की मदद से। बाय दिस टाइम जो सोवियत यूनियन था, इट केम टू रियलाइज़ दैट प्रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लोज्ड सोसाइटीज़ वाज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि सोवियत रशिया को भी इस टाइम पर काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ आ गई थी कि एक तरीके से पूरे तरीके से किसी सोसाइटी को क्लोज़ कर देना, उसको प्रिज़र्व करके रखना, ये पॉसिबल नहीं था। जैसे कि हमने आयरन कर्टेन पॉलिसी जो थी रशिया की, जिसको जो कि आयरन कर्टेन खुद रशिया ने यूज़ नहीं किया था। आयरन कर्टेन उनकी जो फुल्टन स्पीच थी, फुल्टन प्रेसिडेंट जो थे, उनकी फुल्टन स्पीच में इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था टर्मिनोलॉजी का। लेकिन ये चीज़ जो थी, इसकी वजह से रशिया को महसूस हुआ इन सारे इंसिडेंट्स के बाद कि हाँ, किसी भी सोसाइटी को टोटली क्लोज़ करके पॉसिबल नहीं है, एकदम क्लोज़ करके उसको वो करना, प्रिज़र्व करके रखना। और इस चीज़ के साथ क्या हुआ, सोवियत यूनियन केम टू रियलाइज़ दैट प्रिज़र्वेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ क्लोज़ सोसाइटीज़ वाज़ नॉट पॉसिबल। और व्हेन जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, इट वाज़ बिकमिंग ए सिंगल ऑर्गेनिज़्म एंड नो स्टेट, यानी कि उनको ये भी साथ में रियलाइज़ हुआ कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी धीरे-धीरे इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रही है, इंटीग्रेट हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमी, और एक सिंगल ऑर्गेनिज़्म की तरह बिना किसी स्टेट के ये जो चीज़ है, ये हमें देखने को मिल रही है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। उन्हें ये भी चीज़ साथ में समझ आई, व्हाटएवर इट्स सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक स्टेटस को डेवलप आउटसाइड इट। यानी कि सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक स्टेटस जो है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हद तक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, वो जो मिखाइल गोर्बाचेव वो थे, उनको ये सारी चीज़ें समझ आईं। और इसी के साथ ही जो हमारा कोल्ड वॉर है, उसका एंड होता है। और अब हम उसके बाद कुछ और पॉइंट्स जो हैं कोल्ड वॉर के एंड से रिलेटेड, कि हाँ, अभी हद तक हमने सारी जो घटनाएँ थी उनको पढ़ा, जो जितने भी फेसेस थे कोल्ड वॉर के, उनको हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो हमने कोल्ड वॉर के फेसेस के बाद जो कुछ अहम घटनाएँ हुई, लाइक डिटेन 2 जो हुआ था, इसके बारे में भी डिस्कस किया। अफ़गानिस्तान का जो क्राइसिस था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कोल्ड वॉर के एंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं, अहम पॉइंट्स जो हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि हाँ, कोल्ड वॉर का एंड जो है वो किन अहम पॉइंट्स की वजह से होने को हुआ और हमें देखने को मिला। इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय।